वालेकुम एवरीवन। तो हम पढ़े हैं एपिडेमियोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और उसमें विल नेक्स्ट टॉक अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ मॉर्बिडिटी। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं बात करनी, सिर्फ हमने इंसिडेंस और प्रेवलेंस की बात करनी है, बिकॉज ये आपके एससीक्यू के क्वेश्चंस भी हैं, आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और इंतहाई मजेदार हलवे से आसान से टॉपिक्स हैं। अभी हम इनको कर लेते हैं। बस इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसलिए पता होना चाहिए ताकि आपको कोई बात अगर कोई पूछता है तो आपको उसको बहुत क्लियर कट आंसर आना चाहिए। बस इसके बाद विल स्टार्ट द एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स यानी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, एनालिटिकल स्टडीज एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हम उसको भी जल्दी इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, बात क्या है, मॉर्बिडिटी क्या होती है? सबसे पहले तो मॉर्बिडिटी होती है कि आप जब ठीक नहीं है, डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेल बीइंग, ठीक होने की स्टेट जब आपकी हेल्दी स्टेट चली जाती है तो उसको मॉर्बिडिटी कहते हैं। कोई भी बंदा जो किसी भी बीमारी में, जरा सी भी बीमारी में मुब्तला है, वो मॉर्बिडिटी का शिकार है। ठीक है, मोर्टेलिटी डेथ को कहते हैं और मॉर्बिडिटी बीमारी को कहते हैं। आप ये समझ लें कि डिपार्चर फ्रॉम द वेल बीइंग। अब मॉर्बिडिटी को जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट 3 एस्पेक्ट्स मॉर्बिडिटी के लाजमी बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, यानी कितनी दफा बंदा बीमार हो रहा है, बीमारी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी दफा हो रहा है, साल में 2 दफा, 4 दफा, 5 दफा। अगर एक बंदा जुकाम की अगर मैं मॉर्बिडिटी बताती हूँ तो मैं कहूंगी कि सपोज कोई एक शहर ले लेते हैं, हम कहते हैं कि मुल्तान में जुकाम जो है वो लोगों को तकरीबन के 5000 दफा एक साल में होता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसके बाद उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम के लिए रहता है। एक दफा जब होगा तो 5 दिन रहेगा, 7 दिन रहेगा। दूसरी चीज होती है ड्यूरेशन एक्सप्लेन करना। और तीसरी चीज होती है आपके पास उसकी सिवेरिटी, कि किस कदर सिवेर होता, क्या वो इतना सिवेर था कि बंदा अपने काम शाम छोड़ के उसे घर लाजमी बैठना पड़ा। एक्टिंग करके घर बैठने वाली बात नहीं कि आपने काम छोड़ने थे और आपने कहा चलो ठीक है बेड पकड़ लेते हैं, वो वाली बात नहीं। लाइक एक्चुअली तो हमने 3 चीजें हमेशा मॉर्बिडिटी में एक्सप्लेन करनी होती है, याद रखना। आपसे पूछते होते हैं बायो में फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड सिवेरिटी। फिलहाल जो हम बात करेंगे इंसिडेंस और प्रेवलेंस की, ये बेसिकली आपकी जो बात बताते हैं वो है फ्रीक्वेंसी, और इन्हीं दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से वी हैव टू डू देम। ठीक है, अच्छा बहुत सिंपल है। इंसिडेंस से शुरू करते हैं। इंसिडेंस आपका ये बताता है कि एक टाइम पीरियड में, मैं एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर लेती हूँ, सपोज मैं एक साल का टाइम पीरियड लेती हूँ कि साल कौन सा है जी आपका 2019। तो इंसिडेंस बताएगा कि 2019 में इस एरिया में, एरिया कौन सा ले लेते हैं, अभी हमने मुल्तान की बात की, मुल्तान ही ले लेते हैं। मुल्तान में 2019 में न्यू केसेस कितने आए हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के, जो हम स्टडी करना चाहते हैं, तो वो इंसिडेंस होता है। तो इंसिडेंस हमेशा आपको, जो इसमें सबसे अहम बात आपने याद रखनी है, वो न्यू केसेस हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है 2019 में, अब मैं सपोज स्टडी जो डिजीज करना चाहती हूँ वो ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, टीबी है। तो 2019 में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले से जिनको टीबी हुआ हुआ है, 2018 से जिनको टीबी हुआ हुआ है या उससे भी पहले का टीबी हुआ हुआ है, और वो भी ज़ाहिर 2019 में जिंदा है, तो वो भी टीबी के मरीज ही है ना, लेकिन उनको हमने नहीं लेना। इंसिडेंस उन लोगों को नहीं लेता। इंसिडेंस होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस। ठीक है, जब भी हम कहते हैं ना कि हम टीबी का इंसिडेंस इतना है, तो इसका मतलब ये होता है कि नए केसेस टीबी के एक साल में इस जगह पे इतने आते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँगी ना टीबी का इंसिडेंस 2019 में मुल्तान में, सपोज मैं कहती हूँ कि 5 पर 1000 पॉपुलेशन था। ठीक है, इसका मतलब है कि टीबी जो है मुल्तान में नए केसेस जो आ रहे थे वो 1000 में से 5 लोगों के, जो मतलब 1000 की पॉपुलेशन होगी तो 5 नए केसेस वहां पर टीबी के आते थे। तो न्यू केसेस को इंसिडेंस लेती है। ठीक है, और हमने इसको डिवाइड किससे करना होता है, वो पॉपुलेशन जो एट रिस्क है। अब अगर टीबी की बात करेंगे तो सारी शहर की पॉपुलेशन रिस्क पे ही होती है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई उससे प्रोटेक्टेड है, इम्यून है और कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन एट रिस्क चेंज कब होती है, जब आप कोई ऐसी डिजीज लेंगे जो किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में है या किसी जेंडर में। सपोज अगर मैं बात करती हूँ आपके एंडोमेट्रियल कैंसर की, एंडोमेट्रियल कैंसर का इंसिडेंस चेक करना चाहती हूँ मैं सपोज, ठीक है, तो उसमें मेरी पॉपुलेशन एट रिस्क जो होगी वो ज़ाहिर है फीमेल्स होंगी। मेल्स को तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगी, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स आ सकते हैं, मेल तो आ ही नहीं सकते क्योंकि मेल्स में एंडोमेट्रियम तो है ही नहीं। ठीक है, तो पॉपुलेशन एट रिस्क आपकी सारी पॉपुलेशन होती है जब आपकी कोई ऐसी डिजीज होगी जो सारी पॉपुलेशन में हो सकती है, और आपकी वो पॉपुलेशन एट रिस्क जो है वो स्पेसिफाई हो जाती है जब आपकी कोई डिजीज डिफरेंट सी होगी। तो इंसिडेंस क्या करता है, आपका सिर्फ ये बता देता है कि भाई आपका इस टाइम में इस इलाके में बीमारी के नए केसेस कितने आए थे। ठीक है, अब अगर मैं इंसिडेंस चेक करना चाहती हूँ, सपोज नॉर्मल खांसी जुकाम जो होता है, जुकाम की बात करते हैं, जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है उसका। अब कॉमन कोल्ड तो सपोज मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी साल में 2-3 दफा हो गया। ठीक है, तो अगर आपको एक बीमारी साल में 1 से ज्यादा दफा हो रही है और एक दफा ही हो रही है, मतलब सपोज मुझे एक दफा हुआ था जनवरी में, वो 5 दिन बाद ठीक हो गया, फिर मुझे
अप्रैल में दोबारा हो गया, फिर 7 दिन बाद ठीक हो गया, तो मेरे पास एक से ज़्यादा स्पेल्स आ रहे हैं डिजीज़ के, तब आप जो चेक कैलकुलेट करते हैं वो इंसिडेंस रेट होता है। जब बीमारी ऐसी हो जो साल में एक दफ़ा से ज़्यादा होती हो और हर बंदे पे ये ऑलमोस्ट ऐसे ही होता हो, तो हम इंसिडेंस रेट कैलकुलेट करने हैं, और उसमें हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस की जगह नंबर ऑफ स्पेल्स, न्यू स्पेल्स ऑफ अ डिजीज ड्यूरिंग अ टाइम। अगर मुझे ही साल में 3 दफ़ा हो रहे हैं जुकाम, तो मैं उसे 3 टाइम्स कंसिडर करूंगी, एक टाइम नहीं करूंगी। नंबर ऑफ, क्योंकि वो नया स्पेल आया था ना जुकाम का मेरे ऊपर, तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी आप चेंज कर देते हैं कि नंबर ऑफ न्यू स्पेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो एक्सपोज है, ये इंसिडेंस रेट होता है। अब कुछ स्पेशल इंसिडेंस रेट्स होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे पास उनमें 2 बातें हमारी बुक में मेंशन है, एक अटैक रेट और एक सेकेंडरी अटैक रेट। बहुत सिंपल है, सिंपली आप इंसिडेंस तो हर बीमारी के लिए एक जनरल टर्म है, किसी भी बीमारी के लिए हो सकती है। अटैक रेट का लफ्ज आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई एपिडेमिक को एक्सप्लेन करना है। सपोज कोविड-19 की बात करते हैं, कोविड-19 का एकदम एपिडेमिक आया था, तो कोविड-19 को मैं जब लिखूंगी ना, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन मैं कहूंगी कि कोविड-19 का पाकिस्तान में अटैक रेट ये रहा है, उससे मुराद मेरी यही होगी कि कोविड-19 का पाकिस्तान में इंसिडेंस ये है, लेकिन अटैक रेट इज स्पेसिफिक फॉर एपिडेमिक्स। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कॉलरा का एपिडेमिक आता है, सपोज करते हैं अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में कॉलरा का एपिडेमिक आता है, तो मैं जो फॉर्मूला लिखूंगी वो मैं ये लिखूंगी, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ कॉलरा अकरिंग इन एपिडेमिक अगर 2018 में आया तो मैं लिखूंगी नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ कॉलरा अकरिंग इन अमेरिका इन 2018 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन क्योंकि वो एक एपिडेमिक आया था, अचानक से अटैक किया था, तो उसका नाम मैं सिर्फ अटैक रेट कर दूंगी, इसमें कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ नाम चेंज होता है स्पेसिफिक फॉर एपिडेमिक्स। जैसे अभी मैंने बताया आपको कोविड-19 था, तो कोविड-19 के लिए हम इंसिडेंस की बजाय अटैक रेट की टर्म यूज करते हैं, सुनने वाले को समझ आ जाता है कि इंसिडेंस की बात हो रही है। दूसरी चीज है सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट में सिंपली आपने ये करना होता है कि बीमारी में जो पहला केस आएगा उससे कितने नए लोगों को बीमारी लगती है वो चेक करना है। सपोज एक घर है, एक घर में दो, जाहिर सी बात है, एक माँ बाप है, जो 2 पेरेंट्स हैं आपके, और उनके 4 बच्चे हैं। ठीक है, अब माँ बाप जो है उन्हें बचपन में, अपने बचपन में मीजल्स यानी खसरा हो चुका है, तो जिसको एक दफा खसरा हो जाए उसे लाइफ टाइम इम्यूनिटी होती है, तो माँ बाप एक्सपोज्ड नहीं है, वो इम्यून है, उनको हम निकाल देंगे। बच्चे मीजल्स के लिए एक्सपोज्ड रिस्क है। ठीक है, इन बच्चों में से एक बच्चे को मीजल्स हो जाते हैं, ठीक है, अब बाकी रह गए 3। तो जब सेकेंडरी अटैक रेट मैंने कैलकुलेट करना है ना कि कितना है, तो मैं ये करती हूँ कि नंबर ऑफ जो केसेस हैं जिन्होंने डिजीज डेवलप की एक सिंगल केस से। ठीक है, सपोज करते हैं कि 4 में से एक बच्चे को जो हुआ था घर में पहली बार मीजल्स, वो हमारा प्राइमरी केस है। ठीक है, ज़ाहिर 4 में से एक को जो हुआ वो प्राइमरी केस है, उसको आपने अलग कर देना, उसको डेफिनेशन में नहीं लाना। जो बाकी 3 बचते हैं उनमें से सपोज करते हैं कि 2 को हो गया इस प्राइमरी की वजह से, ज़ाहिर एक बच्चे को होते तो बाकियों को भी लग जाता है। प्राइमरी केस पहला था, उसने मजीद 2 को कर दिया, अब बाकी रह गया एक जिसको अभी तक नहीं हुआ। तो जब हम सेकेंडरी अटैक रेट कैलकुलेट करते हैं तो प्राइमरी केस को तो आपने निकाल देना है, और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ऑफ पीपल जिनको प्राइमरी केस से डिजीज हुई, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जिनको प्राइमरी केस की वजह से डिजीज हुई वो 2 थे। ठीक है, तो 2 को हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पॉपुलेशन। अब एक्सपोज्ड पॉपुलेशन घर में कौन सी है, माँ बाप तो है ही नहीं क्योंकि वो इम्यून है। प्राइमरी केस को आपने कभी भी सेकेंडरी अटैक रेट में नहीं लाना क्योंकि वो प्राइमरी है, वो पहला है, उसको छोड़ देना है। बाकी एक्सपोज पॉपुलेशन 3 बच्चे थे, 2 ये वाले और 1 ये वाले, जिनमें से 2 को हो गया और 1 को नहीं हुआ, तो टोटल एक्सपोज पॉपुलेशन है आपकी 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 होता है आपका सेकेंडरी अटैक रेट। तो सेकेंडरी अटैक रेट में सिंपली आप ये चेक करते हैं कि हमारे पास एक केस की वजह से, अगर मैं कहती हूँ कोविड-19 है घर में, मैं कहती हूँ अस्पताल में एक बंदा है जिसको कोविड-19 है और 12 लोग हैं जो उसकी खिदमत खातिर कर रहे हैं और उसके आसपास आ जा रहे हैं, मतलब वो सारे कोविड-19 से एक्सपोज्ड हैं। अब वो एक बंदा प्राइमरी केस है, उसे हमने निकाल देना है। एक्सपोज पर्सन कितने हैं, 12 हैं। 12 में से सपोज करते हैं 4 को हो जाता है, तो मैं जब कैलकुलेट करूंगी ना सेकेंडरी अटैक रेट, तो मैं करूंगी जितनों को हुआ 4 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोज पीपल 12, तो ये मेरा सेकेंडरी अटैक रेट आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी केस को निकाल के। दिस इज सिंपल इंसिडेंस। इसके बाद इंसिडेंस का फायदा यही होता है, जाहिर सी बात है, हमें पता चल जाता है कि यार डिजीज की प्रेवलेंस कितनी और हम उसके इलाज की प्रेवलेंस के सारी डिजीज के न्यू केसेस कितने आ रहे हैं, ताकि हम उसकी थेरेप्यूटिक और इंटरवेंशनल मेजर्स की तरफ जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज होती है प्रेवलेंस, और प्रेवलेंस ये होती है कि आपके
एक डिजीज के टोटल केसेस एक टाइम पीरियड में किसी जगह पर कितने थे, मतलब पुराने नए सारे के सारे केसेस जो एक टाइम पीरियड में थे वो किसी डिजीज के कितने थे, वो प्रेवलेंस होता है। मैं आपको इसलिए जल्दी बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहीं पर अगर प्रेवलेंस की डेफिनेशन आएगी तो वो होगी टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस की जगह बस इधर आपने टोटल नंबर ऑफ केसेस कर दिया, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसमें आपके पुराने नए सारे केसेस आएंगे कि अगर मेरे पास मैंने वही पाकिस्तान की पॉपुलेशन में टीबी चेक करना है तो मैं कहूँगी कि 2019 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन में जितने टीबी के केसेस थे, चाहे वो नए आए हैं, चाहे वो पहले के टीबी थे, चाहे वो कहीं और से माइग्रेट करके आए हैं, बस पाकिस्तान में वो 2019 में पहुंच गए तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोज्ड पॉपुलेशन इन 2000, तो ये आपके प्रेवलेंस हो जाता है। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आपका पॉइंट प्रेवलेंस और एक पीरियड प्रेवलेंस। सिंपल उसमें ये होता है कि पॉइंट प्रेवलेंस में आप कहते हैं कि इस पॉइंट पे सपोज मैं कहूँगी कि मुझे एग्जैक्टली 2019 में से बताओ कि मार्च को छोड़ते हैं, जून की जो 20 से 25 जून का टाइम था उस पे कितना लोड था और उसमें प्रेवलेंस कितनी थी 20 से 25 जून 2019 में, तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने दे दिया 20 से 25 जून, तो वो पॉइंट प्रेवलेंस है। और पीरियड प्रेवलेंस होता है कि एक पूरी रेंज आपने दी है कि मुझे पूरा जून के महीने का बता दो, कुछ छोटी चीज नहीं दी तो वो पीरियड होता है, ठीक है। तो बस इसकी सब डिविजन है, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर बात और प्रेवलेंस का भी आपको पता है फायदा यही होता है कि हमारे पास इससे भी पता चल जाता है कि डिजीज के पुराने नए केसेस कितने हैं और ड्यूरेशन ऑफ इलनेस का अंदाजा होता है इससे हमें कि पुराने केसेस भी अगर आपके पास ज्यादा होंगे तो ऐसी बात है, इसका मतलब है कि ड्यूरेशन जो है इलनेस की काफी ज्यादा है, ठीक है। इसका रिलेशन इस तरह से बनाया जा सकता है कि इंसिडेंट्स में हम ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को शामिल नहीं करते, हम सिर्फ न्यू केसेस को शामिल करते हैं, और प्रेवलेंस में ड्यूरेशन भी शामिल होती है। तो अगर हमने इंसिडेंट प्रेवलेंस कैलकुलेट करनी है सपोज, तो हम इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ इलनेस अगर करें तो हमारी प्रेवलेंस आ जानी चाहिए, क्योंकि प्रेवलेंस में हम ड्यूरेशन ही तो एक्स्ट्रा लेते हैं, हम ओल्ड केसेस को जो शामिल कर लेते हैं। तो इतनी सी इन दोनों का रिलेशनशिप है, वरना ये नहीं आता होता, बस आपका सिंपल डेफिनेशंस तक भी काफ़ी थी बात। अब अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं, अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।